जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और एसके स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। कह रहे क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा इसका, तो इसका एक ट्रिक लाए हैं KTM 2। जैसे कोई दहेज में मांगता है कि KTM 2, शादी विवाह होता है लड़का लोग का, तो मांगता है कि KTM 2 भाई हमको। तो KTM से आपका ट्रिक बना कि KTM 2। तो के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, एम से हो जाएगा मूर्धा, और डी से दंत, और ओ से ओठ हो जाएगा। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि क वर्ग यानी क ख, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ हो जाएगा। चवर्ग का पूछेगा कि उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका तालु हो जाएगा। पूछेगा एग्जाम में कि च का उच्चारण स्थान क्या है, छ का उच्चारण स्थान क्या है, ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा? तालु। वैसे ही पूछेगा कि टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका मूर्धा हो जाएगा। या पूछेगा ट का उच्चारण स्थान क्या है, ठ का उच्चारण स्थान क्या है, ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका मूर्धा हो जाएगा। पूछेगा एग्जाम में कि तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत हो जाएगा। त का उच्चारण स्थान, थ का, द का पूछेगा तो दंत हो जाएगा। वैसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा कि पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, यानी प का उच्चारण स्थान क्या है, फ का उच्चारण स्थान क्या है, ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा? आपका ओठ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क वर्ण का उच्चारण स्थान, देखिए KTM, तो के से क्या हो जाएगा? कंठ, जो कि यहाँ पे क है, तो आपका क्या हो जाएगा? कंठ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प का उच्चारण स्थान क्या है? प का, तो आप ध्यान से देखिए, प के में आता है, इसमें आ रहा है। तो देखिए क्या है, KTM 2, ओ या ओ, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ओठ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का देखिए KTM 2, तो के यहाँ पे क ख ग घ या, मतलब क च, एक लाइन सबका जो दिख रहा है ना, इसके अलावा देखिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसमें जो आ रहा है वही आपका होगा। तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो आपका कंठ हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है ख का उच्चारण, देखिए ख का है यहाँ पे, ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। तो आप मारिए यहाँ पे कंठ, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ, फिर घ यहाँ पे आ गया, तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका? तो घ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो भाषा है आपका, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको याद रखिएगा कि पूछता है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है। यह हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करे ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह का जो उच्चारण स्थान है कंठ है, इसको याद रखिएगा। ह का उच्चारण स्थान कंठ, जब ह बोलिएगा तो यहां से कंठ से यहां से निकलेगा आपका। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछा हुआ है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। पूछे वर्णों के समूह को क्या कहते हैं या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका वर्णमाला। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, करे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में याद रखिएगा, स्वर वर्ण जो होते हैं वो 11 को होते हैं। 11 को होते हैं, याद रखना है। कौन कौन? तो आपका अ से लेकर कहां तक? औ तक होते हैं, ये याद रखिएगा। अ से लेकर औ तक जो होते हैं वो आपका स्वर वर्ण होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नांकित में एक मात्रिक या मूल स्वर कौन है? एक मात्रिक या मूल स्वर कौन है? तो पहले तो स्वर का है, तो आप स्वर खोजिए। ये तो आपका व्यंजन है, तो स्वर कौन होगा? अ होगा। अब एक मात्रिक का मतलब, जैसे यहाँ पे अगर आ दे देता तो इसमें 2 मात्रा आ गई। अगर यहाँ पे हम लिख देते 12 तो इसमें 2 मात्रा आ गई। जबकि यहाँ पे अगर उ आता तो ये एक मात्रिक होता। ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक मात्रिक स्वर बोलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन वो 4 गो आपका होता है। कई गो? 4 गो। कौन कौन होता है? तो य, र, ल और व होता है। 4 गो होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन जब 4 गो होता है तो इसमें से कौन है? तो देखिए यहाँ पे है व, तो यहाँ पे है ना, बाकी कोई नहीं है। देखिए तो आपका कौन हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन सी हो जाएगा, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन यही 4 गो होता है, य, र, ल और व। क्वेश्चन नंबर
12 कह रहा है कि निम्नांकित में उष्म वर्ण कौन है। उष्म वर्ण आपको बताना है कौन है। तो याद रखिएगा तीनों स आपका दंती स, तलावे स और मूर्धन्य स, तीनों स और एगो ह आपका, तीनों स और ह, यही आपका कौन होता है, उष्म वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में स दिया हुआ है दे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है। तो संयुक्त ध्वनि को याद रखिएगा, जो संयुक्त ध्वनि आपका होता है वो होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 गो होता है आपका संयुक्त ध्वनि। तो संयुक्त ध्वनि इसमें से कौन है, तो देखिए यहाँ पे त्र दिया हुआ है जो कि यहाँ पे है, 4 गो होता है आपका संयुक्त ध्वनि। अंतस्थ व्यंजन भी 4 गो होता है, संयुक्त व्यंजन भी 4 गो होता है और आपका उष्म व्यंजन भी 4 गो होता है, ये याद रखिएगा। जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं। जब एक ध्वनि 2 व्यंजन से मिल जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त ध्वनि, यानी जुड़ गया, संयुक्त हो गया, जुड़ गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग उसको व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग क लिखते हैं तो क आधा क और अ मिलता है तब जाके पूरा क बनता है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग व्यंजन जब लिखते हैं तो उसमें स्वर की सहायता लेते हैं। तो वही क्वेश्चन कहा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में हम लोग स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो जिस स्वर को के उच्चारण में 2 मात्रा लगता है उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ पे दीर्घ स्वर होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। दीर्घ स्वर कौन कौन होगा, तो आपका आ होगा, बड़ी ई होगा, बड़ा ऊ होगा, यही आपका होगा। ठीक है, इसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर, यानी छोटा, छोटा कम समय लगता है। ठीक है, इसको बोलने में ये आपका होता है अ, छोटा उ, ठीक है, छोटी ई, ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में अधिक समय लगता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा जो है वो किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेखों की, कहानी की, विचारों की या रचना की। तो विचारों की। अगर भाषा की डेफिनेशन बोला जाए तो ऐसे हो जाता है कि मनुष्य अपनी भावों या विचारों को जिस माध्यम से भी प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी अपने विचार को प्रकट करते हैं, या तो लिख कर प्रकट करेगा, या बोल कर प्रकट करेगा, या संकेत से प्रकट करेगा, यही हो सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन करें कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है कि नसिका है कि मुर्दा है कि कंठ है। तो आप बताइए, जब अनुस्वार का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हम चंदन लिख रहे हैं, चंदन, तो अनुस्वार जो होता है वो नाक से होगा। ठीक है, जैसे बोलेंगे चंदन तो उसमें नाक जो है नसिका का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम नाक बंद करके ऐसे बोले कि चंदन तो बोला नहीं जाएगा ठीक से। चंदन, नंदन, ये अनुस्वार जो है इसमें हम लोग नासिका का उपयोग करते हैं। अगर हम नाक बंद करके बोलेंगे तो आपसे बोला नहीं जाएगा। चंदा, ये सब आप बोल के देख सकते हैं, नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं।